इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांक विकिरण नियम के बारे में। इसे हम प्लांक्स रेडिएशन लॉ भी कहते हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ाया था, ये उसी के आगे का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लांक विकिरण नियम क्या होता है। तो प्लांक विकिरण नियम ये किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। और किस लिए दिया था? तो ये श्याम वस्तु विकिरणों के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए। मतलब लास्ट टॉपिक में मैंने आपको जो श्याम वस्तु से विकिरण के बारे में पढ़ाया था, तो उसका मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम भी समझाया था। तो उस स्पेक्ट्रम को ही समझाने के लिए प्लांक ने अपना प्लांक विकिरण नियम दिया था। ठीक है, और ये कब दिया था? तो ये 1900 में दिया था। तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं? प्लांक विकिरण नियम। तो इस नियम के अनुसार मतलब ये नियम क्या कह रहा है, तो देखिए आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। तो श्याम वस्तुओं द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित होने वाली विकिरणें एक निश्चित संख्या के क्वांटाओं से बनी होती हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि श्याम वस्तु, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि श्याम वस्तु क्या करती हैं कि जब उन पर कोई भी प्रकाश डाला जाता है तो वो उसे क्या कर लेती हैं, सारा का सारा अवशोषित कर लेती हैं। और अवशोषित करने के बाद एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद वो उसे क्या करने लगती हैं, विकिरित करने लगती हैं या उत्सर्जित करने लगती हैं। तो जो श्याम वस्तुएं जो प्रकाश को अवशोषित करती हैं, तो वो प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? क्वांटाओं से। ठीक है, मतलब कि वो एक निश्चित क्वांटाओं से वो विकिरण बनी होती है, जिसे वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं या फिर जिसको वो उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका कोई भी ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये कोई भी क्या है, ब्लैक बॉडी। अब इस ब्लैक बॉडी पर जब हम क्या डालेंगे, कोई भी रेडिएशन डालेंगे, तो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी और सारा का सारा अवशोषित कर लेगी। उसके बाद वो क्या करेगी कि इसको उत्सर्जित करना भी क्या करेगी, शुरू करेगी। ठीक है, तो ये जो जिस विकिरण को उसने अवशोषित किया है और जिस विकिरण को वो क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो ये जो विकिरण है ये किससे मिलकर बना होता है? एक निश्चित क्वांटाओं से मिलकर, एक निश्चित संख्या के क्वांटाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसे हम फोटॉन्स भी कहते हैं। ठीक, ये फोटॉन्स क्या होते हैं? तो ये फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के बंडल्स होते हैं या पैकेट्स होते हैं, ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ठीक, तो अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रत्येक क्वांटम में निश्चित परिमाण की ऊर्जा संलग्न रहती है जो विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो ये क्वांटा जिससे विकिरण मिलकर बना होता है, फोटॉन जो हैं, तो वो उसमें क्या होती है, एक निश्चित परिमाण की ऊर्जा होती है। हर एक क्वांटा में निश्चित परिमाण या निश्चित मात्रा की क्या होती है, उसमें ऊर्जा होती है। वो किस पर निर्भर करती है कि किस क्वांटम में कितनी ऊर्जा होगी, किस क्वांटम में कितनी ऊर्जा होगी। तो ये किस पर निर्भर करती है? तो ये विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी विकिरण की आवृत्ति ज़्यादा होगी, उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, तो उसमें जो उसके क्वांटम में जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो किसी भी जो विकिरण है उसमें क्वांटाओं में जो ऊर्जा है वो क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक, इसे हम कैसे बता सकते हैं? तो देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला है जो क्या है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, जहाँ पर E क्या है, तो E क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, किसकी ऊर्जा है? तो क्वांटा की ऊर्जा है, क्वांटम की ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा है। और म्यू क्या है, यहाँ पर विकिरण की आवृत्ति है। ठीक है, मतलब विकिरण है, वो विकिरण किससे मिलकर बनी है? फोटॉन से मिलकर बनी है। फोटॉन्स मतलब वहाँ पे क्या है, बंडल्स हैं, ऊर्जा पैकेट्स हैं, तो उससे मिलकर बनी है। तो उसकी आवृत्ति है उस विकिरण की। ठीक, अब यहाँ पर हम अगर प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्लांक स्थिरांक या प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C/λ। C यहाँ पर क्या है, तो C यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वेग, और लैम्डा क्या है, हमारा तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप म्यू की जगह पर अगर उसका ये मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू HC/λ।
ठीक है। तो ये एक फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया कि ये फार्मूला क्या है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब कि जो विकिरण की क्या है, जो क्वांटम की ऊर्जा है ना, E क्या है यहाँ पर, ऊर्जा। तो जो क्वांटम की ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, न्यू के, मतलब कि विकिरण की आवृत्ति के क्या है, समानुपाती है। यदि क्वांटा की ऊर्जा ज़्यादा होगी मतलब कि विकिरण की आवृत्ति भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो अपना थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि श्याम वस्तु की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, मतलब जो ब्लैक बॉडी है उसकी ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। अब ये क्वांटीकृत क्या होता है तो देखते हैं यहाँ पर, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन केवल ऊर्जा का एक क्वांटम या उसका कोई पूर्णांक गुणित, अर्थात 1hν, 2hν, 3hν और nhν हो सकता है। ठीक है, ना कि क्वांटम के किसी प्रभाज में। इसी को ऊर्जा का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो श्याम वस्तु की ऊर्जा है वो क्वांटीकृत होती है, मतलब वो जो अवशोषित करता है या जो उत्सर्जित करता है क्वांटम को, तो वो क्या करता है, एक पूर्णांक गुणित के रूप में करता है। पूर्णांक गुणित के रूप में मतलब कि 1, 2, 3, ठीक है, इस रूप में करता है। मतलब वो कोई भी अपॉन के फॉर्म में, जैसे 1/2hν ये नहीं अवशोषित करेगा, 2/3hν ये नहीं अवशोषित करेगा। वो क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणित होना चाहिए। ठीक है, या फिर यह पॉइंट के फॉर्म में है अगर, तो वो अवशोषित नहीं करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं कि ऊर्जा का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस पे शॉर्ट नोट अगर लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल अपलोड करूँगी वो इसी के आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।